27 और 28 मार्च 2025 को अपन NISM 8 सीरीज का 2 दिन का वर्कशॉप रखे हैं। ठीक है। जिसमें कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो तो उनको मेरा व्हाट्सअप नंबर आप दे सकते हैं, मैं उन्हें भी ऐड कर दूंगा उसमें। देखिए, जो अपना रेगुलर क्लास चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अपन पहुंचे हैं चैप्टर 4 का पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन। अगर आपको अच्छी लर्निंग चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, तो आपको रिकॉर्डिंग का जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एक एग्ज़ाम पास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम के अलावा अपने को सीखने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अपन क्या नया सीखे, अपनी क्या न्यू लर्निंग अपन ने गेन की है। ठीक है। पास तो सभी कर जाते हैं, लेकिन मार्केट में वही टिकता है जिसको बेसिक पता है, किसी भी सब्जेक्ट का बेस उसका स्ट्रांग हो, हर चीजों में क्लियर माइंडसेट हो। ठीक है। तो अभी अपन कवर करते हैं पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन। पे ऑफ चार्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये। ठीक है। तो लॉन्ग ऑप्शन के लिए क्या होता है? लॉन्ग ऑप्शन मीन्स बायर ऑफ ऑप्शन, जो ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है। बायर, होल्डर। ठीक है। इनके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है, विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है। अपने पास राइट होता है एक्सरसाइज करने का ऑप्शन। अपना जो पोटेंशियल लॉस है वो लिमिटेड होता है, यानी अपनी लॉस लिमिटेड है। जो अपना प्रीमियम है उतना ही हमको लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस। ठीक है। प्रॉफिट would depend upon the level of underlying asset price at the time of expiry। एक्सपायरी के दिन अंडरलाइंग जो असेट्स है उसका प्राइस कितना ऊपर गया या ऊपर नीचे जो पोजीशन उसमें बनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है। फिर होता है शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट, जो सेलर होते हैं ऑप्शन के उनको बोलते हैं शॉर्ट ऑप्शन, वो लेते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है। उनके पास ऑब्लिगेशन होता है, राइट नहीं होता। ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है लेकिन राइट नहीं होता। ठीक है। और सेलर जो शॉर्ट ऑप्शन करते हैं, सेलर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, प्रीमियम रिसीव्ड। वो जितना प्रीमियम रिसीव करते हैं वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन घुमा के आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव सेलर के लिए। ठीक है। यू कैन बी असाइन अ एक्सरसाइज ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अमेरिकन ऑप्शन में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। पोटेंशियल लॉस थियोरिटिकली अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ठीक है। एक बायर और ये सेलर। फिर होता है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल यानी अपन ने ऑप्शन को बाय किया। ठीक है। ये इस एग्जांपल से देखिएगा, लॉन्ग कॉल स्ट्राइक प्राइस है 17,500। ठीक है। प्रीमियम है 95। 17,500 से तक अगर मार्केट रहता है, अगर अपन ने लॉन्ग किया, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा जो अपन ने प्रीमियम पेड किया है। 17,500 से 17,600 अगर मार्केट गया तो अपने को 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, 95 और 100 का जो डिफरेंस है। ठीक है। फिर 17,700 गया तो 105, 800 गया 200, 305, 405। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही अपने को प्रॉफिट होगा लॉन्ग कॉल में। ठीक है। ये इसका पे ऑफ डायग्राम है। 17,500 तक रहता है मार्केट, 17,500 से ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो है ये अपने को लॉस होता है 95 रुपीज का। लेकिन 17,500 से जितना ऊपर जाता है उतना ही अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होते जाता है। ठीक है। ये समझिएगा पे ऑफ डायग्राम को, वरना कुछ आगे पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है। 17,500 अगर आपने ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, 17,500 का,
और मार्केट 17,500 से ऊपर जाता ही नहीं है एक्सपायरी तक, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जितना आपने प्रीमियम पेड किया है। और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, आपने लॉन्ग कॉल लिया है, आपके डायरेक्शन में जितना ऊपर जाता है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा अपने को? क्योंकि अपन ने 95 रुपीज का लिया है, और अभी जो निफ्टी का जो कॉल ये लॉट साइज है 75 का है, तो 95 इंटू 75 करेंगे तो जितना अपना आएगा उतना मैक्सिमम प्रीमियम हम लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 17,500 तक सीमित रहता है तो। ठीक है, ये लॉन्ग कॉल हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? नविता जी, गर्व, आसिफ, आसिफ खान, ये अगर आपको समझ में आया, अच्छा, अच्छी बात है। और इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, ट्राई करिएगा बेस को क्लियर करने, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, शॉर्ट कॉल क्या होता है? कि अपन ने सेल किया, कॉल को अपन ने सेल किया, यानी हमारा नजरिया मार्केट की तरफ क्या है? कि हम बियरिश है मार्केट में। ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर हम मार्केट में बियरिश हैं, ठीक है, तो अपन कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मैक्सिमम लॉस कितना होगा अपने को? अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस कॉल सेल करने पे अनलिमिटेड। और प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम? 95 रुपीज अपना, जो अपन ने प्रीमियम रिसीव किया। ठीक है, तो 17,500 तक अगर मार्केट टिक जाता है या उससे नीचे जाता है तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जितना अपन ने प्रीमियम रिसीव किया। और मैक्सिमम लॉस हमारा अनलिमिटेड है, अगर मार्केट 18,000 तक भी पहुंच जाता है तो मैक्सिमम लॉस अपने को 405 पॉइंट का होगा। ठीक है, ये पे ऑफ डायग्राम है। 17,500 से नीचे जितना मार्केट रहा उतना अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और 17,500 से जितना ऊपर जाएगा वो हमारा लिमिटेड मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, जितना ऊपर जाते जाएगा, अगर आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की तो उतना आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, ये समझते जाइएगा पे ऑफ डायग्राम। फिर लॉन्ग पुट क्या होता है? कि हम मार्केट में बियरिश हैं, हमारा व्यू बियरिश है। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्केट तेजी से गिर सकता है। ठीक है, माइल्ड बियरिश नहीं, हम स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं, तो अपन लॉन्ग पुट लेते हैं। लॉन्ग पुट का कैसा होता है? कि 17,500 मान लीजिए उसकी प्रीमियम है 150, तो 17,500 से जितना मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, उतना अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट अपना 17,400 तक है, उसके बाद जितना नीचे जाएगा उतना अपने को प्रॉफिट होगा। और 17,500 से जितना ऊपर मार्केट जाएगा तो मैक्सिमम लॉस अपना होगा 150 रुपीज। ठीक है, इसका पे ऑफ डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे। 17,500 से या 17,500 से ऊपर रह गया मार्केट तो अपने को मैक्सिमम लॉस होगा 150। लेकिन 17,500 से जितना नीचे गिरते गया वो अपना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा एक पे ऑफ डायग्राम होता है, इससे अपन समझने की ये कोशिश करते हैं कि हमको लॉस और प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर अपन पोजीशन लेते हैं तो। इसमें अपने को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जितना अपन ने प्रीमियम पेड किया है। और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, जितना मार्केट तेजी से गिरे। शॉर्ट पुट कौन लेता है? शॉर्ट पुट होते हैं जो माइल्डी माइल्ड बीर बुलिश हो या बुलिश है। ठीक है, मार्केट गिर सकता है लेकिन, यानी कि मार्केट चढ़ेगा लेकिन कितना चढ़ेगा अपने को नहीं पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा अपना? जो अपन ने प्रीमियम रिसीव किया। ठीक है,
प्रीमियम रिसीव किया, तो 17,500 से जितना ऊपर मार्केट जाएगा, 17,500 का अपन ने प्रीमियम लिया, पुट को अपन ने सेल कर दिया, तो इससे जितना ऊपर मार्केट जाएगा अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 150 रुपीज, और वहां से मार्केट जितना नीचे जाएगा वो हमारा होगा मैक्सिमम लॉस। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट पुट। याद रखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को, वरना एग्जाम में सब गलती कर बैठोगे। इसलिए मैं पहले एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, जब मेरी क्लास ओवर हो जाती है कंप्लीट उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करता हूं कि आप अपना बेस बना के चलिए। 200 पेज की बुक है, 200 पेज कुछ नहीं होता अगर आप सीखना चाहें तो। इस 200 पेज में आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे डिटेल में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, यही सब ऑप्शन एफएनओ सीखने के लिए लोग कितने 20, 30, 40, 50 हजार रुपए तक का खर्चा करते हैं, लेकिन ये इतना परफेक्ट एग्जाम है कि आप यहाँ पे पहले सीखिए, इस बुक को पढ़ के जितना ज्यादा सीख सकते हैं, उसके बाद आप जाके एग्जाम दीजिए। एग्जाम के रिजल्ट आपको बताएंगे कि आप डेरिवेटिव में कितना अच्छे, कितने किस पोजीशन में है। ठीक है, आपकी लर्निंग कितनी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ये पता चलता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आपको इस मार्केट में सीखते हुए जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम है। लॉन्ग किया है आपने, ठीक है, तो प्रीमियम आपने पेड किया है। ठीक है, तो रिटर्न कितना होगा, अनलिमिटेड। ये याद रखिएगा, बहुत छोटा सा है। आपने कॉल लॉन्ग किया, लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट किया है तो आपने प्रीमियम पेड किया है, तो रिटर्न आपको कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। आपने शॉर्ट किया है तो रिटर्न रिस्क आपका होगा अनलिमिटेड, और प्रॉफिट कितना होगा, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है जो कि आपको बहुत कुछ समझा सकता है। लॉन्ग में आपका रिस्क कितना है, जितना आपने प्रीमियम पेड किया, और रिटर्न कितना है, अनलिमिटेड। शॉर्ट में रिस्क कितना है, अनलिमिटेड, लेकिन रिटर्न कितना है, प्रीमियम आपने जितना रिसीव किया। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन प्रोडक्ट में असिमेट्रिक रिस्क होते हैं, असिमेट्रिक रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, द गेन व्हेन द अंडरलाइंग असेट मूव इन वन डायरेक्शन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम लॉसेस व्हेन द अंडरलाइंग असेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, loss incurred by the buyer of call option on a stock is limited to the purchase price of the option। आपको लॉस एज अ ऑप्शन बायर कितना हो सकता है, जितना प्रीमियम आपने पेड किया है। ठीक है, लेकिन जब आपको जब प्राइस डिक्लाइन करे, अगर प्राइस राइज करता है, बढ़ता है, तो आपका जो गेन है वो आपके स्टॉक वैल्यू के बढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए इनका जो रिजल्ट होता है वो असिमेट्रिक होता है। लेकिन फ्यूचर में सिमेट्रिक रिस्क एक्सपोजर होता है। ये पूछ सकता है ना, ऑप्शन में कौन सा रिस्क होता है, असिमेट्रिक, और फ्यूचर में सिमेट्रिक रिस्क होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। ऑप्शन में कौन सा रिस्क होता है, असिमेट्रिक, फ्यूचर में सिमेट्रिक। ठीक है, लीवरेज, बहुत अच्छी बात वर्ड है लीवरेज। Option buyer pay a relative small premium for market exposure in relation to the contract value. This is known as leverage. ऑप्शन बायर कितना प्रीमियम पेड करता है, ऑप्शन बायर कितना प्रीमियम पेड करता है। ठीक है, जितना उसका प्रीमियम होता है उतना वो, यानी कि जो प्रीमियम है उतना जो पेड किए उतना उनका रिस्क हो गया, लेकिन प्रीमियम जो पेड किए और जो कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल वैल्यू है उसके कंपेयर पे जो प्रीमियम है बहुत स्मॉल होता है। ठीक है,
ये दोनों, ये जो ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट में मैं बात कर रहा हूँ। आपने अगर ऑप्शन बाय किया तो आपने जो प्रीमियम पेड की वो आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही स्मॉल परसेंट में होता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर चाहते हैं कि हम ऑप्शन में खेलते रहें या ऑप्शन में पैसे बनाएं। ठीक है, अब इस लिवरेज के कारण ट्रेडर को क्या दिखता है, लार्ज परसेंटेज गेन। ठीक है, फ्रॉम कंपैरेटिव स्मॉल फेवरेबल परसेंटेज मूव इन अंडरलाइंग इक्विटी। ठीक है, अब आपने छोटा अमाउंट दिया, आपको बड़े प्रॉफिट की तमन्ना है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, लिवरेज ऑल्सो हैव डाउनसाइड implication. If underlying price does not rise or fall as anticipated during the lifetime of option, leverage can magnify the trader percentage loss. The option offer their owner a predetermined level of risk. If those option expire with no value, तो अगर आपका ऑप्शन नहीं बढ़ता है, जीरो पे भी अगर एक्सपायर होता है, तो आपको कितना लॉस होगा, जितना आपने प्रीमियम पेड किया है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर बोथ यूज फॉर ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्राज। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्यूचर और ऑप्शन का यूज कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए और आर्बिट्राज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बायर एंड सेलर फ्यूचर में हैव अ ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है कि आपको बाय करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर के पास राइट होता है बाय करने का या सेल करने का। ठीक है, लेकिन उनके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कि वो बाय करना, आपको बाय और सेल करना पड़ेगा अगर ऑप्शन बायर अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं यहां से क्वेश्चंस। ठीक है, फ्यूचर में बायर एंड सेलर को इनिशियल मार्जिन पेड करना होता है, जो भी एक्सचेंज डिटरमाइन करती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री के लिए। लेकिन ऑप्शन बायर को केवल प्रीमियम पेड करना होता है टू ऑप्शन सेलर। ठीक है, जिसको अपन ऑप्शन प्रीमियम भी कहते हैं। ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट एक्सचेंज के पास जमा करना होता है फॉर सेलिंग अ ऑप्शन। फ्यूचर में ऑप्शन बायर और सेलर दोनों अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड गेन मिल सकता है और उनका लॉस लिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड लॉस बना सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, जो आपने प्रीमियम रिसीव की। ठीक है, बोथ बाय और फ्यूचर में क्या होता है, बोथ बायर एंड सेलर आर सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ मार्जिन। ठीक है, दोनों को मार्जिन M2M, MTM, मार्क टू मार्केट। ठीक है, ऑप्शन सेलर इज सब्जेक्ट टू MTM मार्जिन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस देखे हैं अच्छे से, और आपने इस बुक के PDF से अपनी लर्निंग या नॉलेज को अच्छा गेन गेन किया है, आपने अपना बेस को स्ट्रांग रखा है, तो आपसे ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से बनेगी। ठीक है, बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ग्रीक और ऑप्शन प्राइसिंग। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल में देखा था कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 95, और पुट ऑप्शन का 150। ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा ये वैल्यू आती कहां से, और कौन से बेसिस पे मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं कि ये प्रीमियम सही है। ठीक है, अब ये सब का आंसर आपको कैसे मिलेगा, कि ये सब के आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप ये समझ पाओगे कि ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट कौन करता है। ठीक है, पहला चीज आप देख समझ लीजिए कि प्राइस को कभी भी फिक्स नहीं किया जाता एक्सचेंज और सेबी के द्वारा, या कोई भी
ऑप्शन के प्राइस को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी जो होती है मार्केट में वो वर्टिकल क्रिटिकल है और मार्केट के कंपोनेंट के अनुसार ही डिसाइड होती है। स्टॉक एक्सचेंज ओनली, स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां बायर और सेलर मीट करें। और सेबी का काम क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग देखना मार्केट की। लेकिन जो भी आप लोगों में से जो सोचते हैं कि मार्केट के प्राइस को एक्सचेंज डिसाइड करता है या सेबी डिसाइड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन के प्राइस जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और सभी वेरिएबल का एक अपना इंपैक्ट होता है। ठीक है। दिस इंपैक्ट बी द सेम और डिफरेंट फॉर ऑल कॉल एंड पुट। ठीक है। ऑप्शन आपने देखा है कि ऑप्शन जो में या तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है या तो नहीं होता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन इन द मनी है, एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। तो आपको एक बार और रिवाइज करा दूं कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। फंडामेंटल पैरामीटर अगर देखें तो ऑप्शन प्राइस डिपेंड करता है स्पॉट प्राइस के। ठीक है। स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन कैसा चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा चूज किया है, वोलेटिलिटी कितनी है, टाइम टू एक्सपायरी कितना बचा हुआ है, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है। ये 5 चीजें जो इसके कारण जो ऑप्शन के प्राइस इम्पैक्ट करते हैं, ये 5 थिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को अपन ग्रीक की भाषा में भी देखेंगे। ठीक है। प्लीज अपने आप को माइंड क्लियर रखिए जब भी आप इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं। तो स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर अंडरलाइंग असेट्स ऊपर गया तो क्या होता है? कॉल ऑप्शन इंक्रीज होता है और पुट ऑप्शन डिक्रीज होता है। ठीक है। आपने कॉल बाय किया है और अंडरलाइंग जो असेट से ऊपर चला गया तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा और पुट का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर मार्केट 17,500 से 18,000 चला गया तो कॉल ऑप्शन है विथ अ स्ट्राइक प्राइस 17,500 वो इंक्रीज होगा और वही जो पुट का प्राइस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। तो स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन के कारण भी डिपेंड करता है। सेकंड हो गया स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज एंड हेंस इट विल ऑल्सो, उसका जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अगर ऑल द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीज, जितना ऊपर जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू डिक्रीज होगा या तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। उसका वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ऑप्शन प्राइस अभी अंडरलाइंग असेट चल रहा है 17,562। ठीक है। कॉल ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस 17,600 ट्रेड होगा हायर प्राइस देन द कॉल ऑप्शन विथ सेम मेच्योरिटी ऑफ 17,700। तो 17,500 चल रहा है तो 17,600 का जो प्राइस होगा थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। 17,700 का उससे थोड़ा कम होगा। जितना वो ऊपर जाते जाएगा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उतना कम होगा या तो जीरो ही रहता है। ठीक है। इस कारण स्ट्राइक प्राइस भी से भी डिसाइड होता है कि ऑप्शन के प्राइस कैसे होंगे। तो आपको और थ्योरेटिकली भी बता दूं कि आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का जो ऑप्शन प्राइस होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, केवल टाइम वैल्यू होती है। ठीक है। फिर होता है वोलेटिलिटी। तब इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इन अंडरलाइंग असेट प्राइस आइदर अप और डाउन। It affect both call and put in the same way. Higher the volatility of underlying stock, higher the premium. जितनी वोलेटिलिटी हाई होगी उतना प्रीमियम हाई होगा। ठीक है। क्योंकि वोलेटिलिटी हाई होने से प्रीमियम के इन द मनी जाने का चांसेस बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और इंडेक्स और स्टॉक का वोलेटिलिटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट आने वाला है, इसलिए कॉल और पुट का जो प्राइस है इंडेक्स का वो बढ़ता है। हायर वोलेटिलिटी मींस हायर प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी मींस लोअर प्रीमियम। ठीक है।
यहां तक क्लियर आप लोगों को? आशुतोष प्रजापति, नविता जी, सूरज, आसिफ, यहां तक क्लियर आप लोगों को? ओके, इसको अच्छे से समझिएगा। चैप्टर 4 एंड 5 डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर एग्जाम में ला रहे हैं। 70 से ऊपर तो आ जाते हैं आराम से, लेकिन लोग रीड करना या स्टडी करना बुक पसंद नहीं करते। सबको नोट्स चाहिए होता है, और मैं नोट्स देता ही नहीं हूँ शुरू में। ठीक है, नोट्स होता काहे के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए होता है। नोट्स पढ़ के 70-80 लाना, ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको ये बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी आप जाएंगे तो ब्लाइंडली आप एग्जाम पास कर सकते हैं अगर आप FNO में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट कब बनता है इंसान? जब उसको नॉलेज होता है। नॉलेज इस बुक से नहीं तो किसी और बुक से उन्होंने गेन किया होगा। किसी न किसी टीचर ने उनको बहुत अच्छे से सिखाया होगा कि ऑप्शन होता क्या है, थीटा क्या होगा। वही प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने का, कि जितना ज्यादा मैं आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, अपने तरफ से मैं पूरी ऑनेस्टी से आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। इतना सब पढ़ने के बाद आपको कोई दुनिया के किसी भी जगह जाके ऑप्शन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी, जितना दूर होगा एक्सपायरी उतनी ज्यादा प्रीमियम होती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑफ टू एक्सपायरी ऑन बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। लॉन्गर द मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन, ग्रेटर इज द अनसर्टेनिटी। इसलिए हायर प्रीमियम होता है। जितना लंबा प्रीमियम मेच्योरिटी होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी और उतना ज्यादा प्रीमियम होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे कि अगर मान लो ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन 17,500 चल रहा है, तो मैच्योरिंग इन 3 मंथ, 3 महीने बाद की अगर एक्सपायरी को आप देखोगे तो हायर प्राइस होगा एज कंपेयर टू नियर मंथ एक्सपायरी। ठीक है, टाइम वैल्यू पोर्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विल डिक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम। जितना ज्यादा समय जाएगा उतना ज्यादा टाइम वैल्यू प्रीमियम है वो उस स्ट्राइक प्राइस का वो डिक्रीज होते जाएगा, जिसको अपन टाइम डीके भी बोलते हैं, थीटा डीके भी बोलते हैं, वेस्टिंग असेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो भी चला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टू कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग होता है, टाइम वैल्यू प्लस ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और वन कंपोनेंट होता है केवल टाइम वैल्यू। ठीक है, या तो किसी भी ऑप्शन के प्राइस में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होगी, या तो केवल टाइम वैल्यू होगी। ठीक है, फिर होता है इंटरेस्ट रेट। जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा, रेट आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे अफेक्ट डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन विथ इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, एंड इंडाइसेस कंपेयर टू ऑप्शन ऑन फ्यूचर। To put it simple way, higher interest rate will result in a increase in value of call option. ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, और डिक्रीज हुआ तो, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। यस। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं ये सब क्लासेस रिकॉर्डिंग की डालता हूँ, और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, फिर होता है ऑप्शन ग्रीक, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका नाम शो नहीं हो रहा है, गिव अवे लिखा रहा है। मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। हाँ, ऑप्शन प्रीमियम चेंज विथ चेंज इन फैक्टर दैट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइसिंग सच एज स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टर्म टू मैच्योरिटी, सेंसिटिविटी। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। अगर ये पांच चीजें सीख गए तो आपको कम से कम दो तीन क्वेश्चंस तो यहां से आते ही है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मिनिमम। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक होता है ऑप्शन में, होता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का क्या काम है? ये सेंसिटिविटी बताता है ऑप्शन वैल्यू की। अगर अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उससे ऑप्शन की वैल्यू में कितना फर्क पड़ेगा, सेंसिटिव। जैसे कोई स्टॉक है, वो 100 रुपीज है, अचानक से वो 101 रुपए चला जाता है, तो उसके ऑप्शन वैल्यू में कितने का फर्क पड़ेगा या कितना चेंज होगा। ठीक है, इट में ऑल्सो बी सीन एज द स्पीड विथ विच अ ऑप्शन मूव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अंडरलाइन। यानी कि ऑप्शन आपके फेवर में, यानी कि अंडरलाइंग एसेट आपके फेवर में ऊपर जा रहा है तो कितना प्राइस चेंज होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम में जितना चेंज हुआ, और यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। ठीक है, कॉल ऑप्शन बायर्स के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है। दिस मीन दैट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज द अंडरलाइंग प्राइस राइज। जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे लॉन्ग और बुल पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट, डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन सेलर विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड विद द अपोजिट साइन निगेटिव। यानी कि आप सेलर हैं तो आपके लिए निगेटिव है, और आप बायर हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है। कॉल ऑप्शन बायर के लिए पॉजिटिव है और कॉल ऑप्शन सेलर के लिए निगेटिव है। डेल्टा को समझ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। चैप्टर 5 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज निगेटिव। पुट ऑप्शन बायर के लिए निगेटिव है। जितना कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होते जाएगा प्राइस उतना फॉल होते जाएगा। ठीक है, और सेम इसका इंपैक्ट होता है पुट ऑप्शन सेलर के लिए, इसका मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखिएगा, डेल्टा इज द डिग्री विद द ऑप्शन प्राइस मूव गिव अ स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइंग असेट। जैसे कॉल का डेल्टा है 0.6, अगर अंडरलाइंग असेट 1 रुपए ऊपर जाता है तो आपका जो कॉल प्राइस है, कॉल ऑप्शन, वो 60 पैसे ऊपर जाएगा, तो ये डेल्टा 0.6 हुआ। ठीक है, इसलिए कहते हैं डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, इसका डेल्टा का यूज मैक्सिमम होता है इन मार्जिनिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की जितनी स्ट्रेटजी होती है, हेजिंग होती है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल या हेज रेशो, या डेल्टा इज ऑफन कॉल्ड द हेज रेशो। डेल्टा को हेज रेशो भी बोलते हैं। आप कभी भी अगर हेजिंग कर रहे हैं तो आपको अपना जो डेल्टा है उसको न्यूट्रल करके चलना है। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल करके चलना है। जितनी भी दुनिया में स्ट्रेटजी बनती है ऑप्शन से रिलेटेड, उसमें आप, लोग बोलते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी में देखिएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी ट्रेडर हो, डेल्टा को वो न्यूट्रल करके चलते हैं। इसलिए डेल्टा बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, सेलर के लिए तो और खतरनाक है, इसलिए वो लोग डर से डेल्टा को न्यूट्रल करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर होता है गामा। गामा क्या मेजर करता है? चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विथ रिगार्ड टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। It is calculated as the ratio change in delta for a unit change in market price of the underlying assets। ठीक है, तो डेल्टा के प्राइस में चेंज हो, कितने चेंज होने से कितना चेंज प्राइस अंडरलाइंग असेट्स में चेंज होता है, उसको बोलते हैं गामा। गामा कैसे वर्क करता है? एक्सीलरेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, एक्सीलेटर होता है डेल्टा के लिए, स्पीड। ठीक है,
आइदर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इफ कॉल ऑप्शन है डेल्टा ऑफ 0.5, देखिएगा है ना, और उसका गामा है 0.08। ठीक है, तो ये समझिए कि 1 रुपए के बढ़ने में कॉल ऑप्शन जो है, ठीक है, 50 पैसा बढ़ेगा क्योंकि डेल्टा 50 है। लेकिन टोटल कितना बढ़ेगा, 58 पैसा, क्योंकि उसका गामा भी 0.8 है। तो ये एक्सीलरेशन रेट है, जितना गामा हाई होगा उतना ही कॉल सेलर उससे डरे रहते हैं। ठीक है, ये आपको डेल्टा और गामा समझ में आ गया। फिर होता है थीटा। थीटा इज द मेजर ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। हर एक दिन के बीत जाने के बाद ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आता है और कितना वो गिरता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थीटा। ये टाइम डीके को मेजर करता है। ठीक है, थीटा इज जनरली यूज टू गेन अ आइडिया हाउ टाइम डीके इज अफेक्टिंग योर ऑप्शन पोजीशन। तो थीटा क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम और चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, जैसे किसी कॉल ऑप्शन का थीटा 1.2 है, ठीक है, तो पर डे ऑप्शन प्राइस 1 रुपए 20 पैसा गिरेगा टिल ऑप्शन एक्सपायरी। ठीक है, थीटा इज निगेटिव फॉर कॉल ऑप्शन। कॉल बायर्स के लिए, लॉन्ग ऑप्शंस के लिए थीटा निगेटिव होता है, चाहे वो कॉल हो या चाहे पुट हो। ठीक है, फिर होता है वेगा। वेगा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस इन चेंज इन मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज होने से ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज आते हैं। ठीक है, इट इज द चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ गिवन चेंज, टिपिकली 1% इन अंडरलाइन। जैसे अगर ऑप्शन कॉल ऑप्शन का थीटा है 0.8, तो 1 रुपए के चेंज होने से 0.8% फॉर 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइन असेट्स। अगर आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है अगर वो 0.8% चेंज होता है फॉर एवरी 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, 1% आईवी के ऊपर या नीचे जाने से ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस 0.8% चेंज होता है। ठीक है, ये आईवी को अपन आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ जाइए कि आईवी के 1% ऊपर और नीचे जाने से वेगा या ऑप्शन का प्रीमियम 0.8% चेंज होता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने देखा कि कॉल ऑप्शन का वेगा 0.8 है। ठीक है, वेगा भी बहुत अच्छी होता है बायर्स के लिए। वेगा हमेशा पॉजिटिव होता है लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट के लिए। ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी के इंक्रीज होने से रिवॉर्ड लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन में ज्यादा मिलता है। ठीक है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। अचानक से वोलेटिलिटी नीचे की तरफ आ गई तो पुट वालों के लिए फायदा, और ऊपर के लिए आ गई तो कॉल वालों के लिए। ठीक है, फिर होता है रो। रो इज द चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1% पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आपके इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस में जो चेंज आता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो होती है, रो मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस पर यूनिट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग। आप एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि आपने वो पैसा उधार लिया है, तो आपको कॉस्ट कितने लगने हैं अगर आपने उधार लिया है। ठीक है, या ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि आपके 1% ऑप्शन प्राइस के चेंज होने पे, यानी कि प्राइस चेंज होगा अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग जितना इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग द अंडरलाइन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं।